औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर फ्रॉम द कंकोडिया कॉलेज DHA कैंपस इस्लामाबाद आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी सारी फैमिली इस वायरस से महफूज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, जितना इससे दूर रहा जा सके उतना ख़ुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखें। हमें अंदाज़ा है कि ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने एक आगाज़ किया है कि इस एजुकेशन के लॉस को रोकें और हम अपने सब्जेक्ट को, इस फ़िज़िक्स को आसान से आसान बना के आप तक पहुंचा सकें। कोशिश हमारी यही है कि इस सिचुएशन में जितना हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकें और इस सिलसिले में जितनी एफ़र्ट्स हम कर सकेंगे उतनी एफ़र्ट्स हम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सके और आपको इस बीमारी से भी महफूज रखा जा सके। इस सब के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक छोटा सा काम, ये नेक्स्ट वीडियो क्लिप देखिए और इसको फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सी आसान थे कुछ स्टेप जो आपने फॉलो करने हैं। यूट्यूब पे जाएं, हमारा चैनल सर्च करें फ़िज़िक्स बाय नदीम। सर्च करने से आपके पास जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ। और ऑनलाइन क्लासेस का हमारा जो पहला लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर के लिए फेडरल बोर्ड की KP की टेक्स्ट बुक बोर्ड है। और ये बुक की जो पिक्चर है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक ये बुक नहीं ख़रीदी तो वो मार्केट से इस बुक को परचेज़ कर सकता है। ये बुक हर जगह तकरीबन फेडरल में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे ये अवेलेबल है। जो सबसे पहला चैप्टर है इसका, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक नंबर 1 है, पेज नंबर 2 to 6 हमारे पास जो है आज का लेक्चर हमारा चलेगा। देखते हैं कहाँ तक इसको लेके चलते हैं। अगर कहीं रोकना पड़ा तो हम इसको रोक भी लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या आता है कि इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमने वो सारी चीज़ें देखनी है जहाँ पे चार्ज एट रेस्ट हो और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, या एट रेस्ट हो के चार्ज क्या कुछ कर सकता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। और कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हमने नेचर ऑफ़ चार्जेस को देखना है, टाइप्स ऑफ चार्जेस कह सकते हैं आप उनको। फिर इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, उसके बारे में हमने पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक लेक्चर नहीं है, ये पूरा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तो हम इन्वेंशन ऑफ चार्जेस तक की बात करेंगे, इससे ज़्यादा आगे तो इंशाल्लाह बाकी क्लासेस में हम शामिल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस, एप्लीकेशन ऑफ चार्जेस, कैपेसिटर्स हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, गॉसेस लॉ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ चार्ज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ चार्ज में क्या क्या चीज़ आती है, बड़ी सिंपल सी हमारे पास कहानी है कि हम बहुत पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। एक चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरे चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेगेटिव चार्ज की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने आगे जाके पढ़नी है, अभी तो जैसे एक शुरुआत की है, अभी तो हमने टॉपिक को स्टार्ट किया। और हम ये सारी चीज़ें भी जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल, एंड सिमिलरली जो अपोजिट चार्जेस हमारे पास होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज़ नोन एज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या है? इंट्रैक्शन मींस कि उसकी वजह से किसी और पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो उससे रिपेल हो रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब वो जो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनमें सबसे पहले हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नोन एज नेगेटिव चार्जेस एंड द प्रोटॉन्स आर नोन एज पॉजिटिव चार्जेस। ये तो बिल्कुल छोटी सी कहानी है, छोटी सी बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमें ये भी पता है कि कोई भी एटम की बात कर लें, हम अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोटॉन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चार्ज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एटम की बात हो रही है। तो एनी एटम इज़ ऑलवेज, या आप यूँ कह सकते हो दिस इज़ द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे पास एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस
पॉजिटिव उनके पास है, उतने ही नंबर ऑफ़ चार्जेस उनके पास नेगेटिव भी हैं, और दे इक्वलाइज़ ईच अदर, और इक्वलाइज़ ईच होने के बाद वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। ठीक है। और अब एसआई यूनिट्स अगर देखा जाए तो एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज़ मेजर्ड इन कूलम्स। आप कूलम्स को लिख सकते हो, आप उसका सिंबल भी लिख सकते हो, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी एक सिंपलेस्ट, हमें पता है कि जो सबसे सिंपल और सबसे छोटा जो चार्ज है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दीज आर बेसिकली नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन्स हो गए, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आते हैं, मींस द स्मॉलेस्ट वंस, द बेसिक वंस। और इनको हम जो है ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी आपको अगर जैसे ये 1 E लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स कि हम वैल्यू ऑफ द चार्ज बता रहे हैं, कितना चार्ज होता है। ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये वैल्यू आपको पूरे सेकेंड ईयर में याद रखनी है। ये जगह जगह आएगी और आपको किसी न्यूमेरिकल में, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में ये खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे उसने बता दिया आपको ये चार्ज है, बाकी आगे जहाँ कहीं पे भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे वहाँ पे आपको वो लिख के नहीं बताएगा दिस इज़ 1.6 × 10⁻19। ठीक है, वो आपको यही बताएगा कि दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यही जो नंबर 1.6 × 10⁻19 है, ये आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 6 की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें। जितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आप फाइंड करना चाहें, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस सिंपल नंबर विद दैट नंबर, तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई भी जो चार्ज है वो क्वांटाइज है। अब क्वांटाइज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी चार्ज है वो एक फ़िक्स नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसका नंबर बताएं, तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और इसको जो मल्टीपल आएगा वो इसी नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल होगा इस नंबर के दरमियान में। जैसे अगर 1.6 है, दूसरा आपके पास लेट्स से 3.2 आ जाता है, तो 1.6 और 3.2 के दरमियान में कोई नंबर नहीं है, दे हैव फिक्स वैल्यूज़। और वो फिक्स वैल्यूज़ कैसे हैं कि जो भी आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, सिर्फ इसके मल्टीपल्स ही आपके पास चार्ज की वैल्यू हो सकते हैं। इसके मल्टीपल, जो नंबर इसका मल्टीपल नहीं होगा वो आपके पास चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक हो गया। और इसी को हम आगे क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन मीन्स दैट इट एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट पैकेट्स मीन्स 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हमारे पास फिक्स पैकेट्स हैं हम उन्हीं के रिस्पेक्ट से इसकी बात करेंगे, उसके अलावा इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास जो चार्ज है उसकी बात कर लेते हैं। कोई भी चार्ज है हम उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ फॉर चार्ज, दिस इज़ नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई यूज़ करते हैं, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये उसने भी ये वही बात कर दी कि दिस इज़ द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज। मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज क्या है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻19। ठीक है, और अगर हमने फाइंड करना है, जैसे भी हमने बात की, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद दिस वन, दैट टोटल चार्ज इज इक्वल टू ई। क्या है वो आपके पास वही नंबर है। और अगर मैं 10 की बात करना चाह रहा हूँ तो दैट n विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, 4 की बात करना चाह रहे हैं, 5 की बात करना चाह रहे हैं, जितने की आप बात करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंडिंग द टोटल चार्ज, दैट इज़ दैट वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स वी आर प्रोवाइडेड विद। ठीक है, और इसी को हम जो है इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम दे देते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, मींस हाउ मच वन फोर्स कैन इफेक्ट द अदर, या हाउ मच वन चार्ज कैन इफेक्ट द अदर वन। ठीक है, और इसी के साथ अगर हमें इसकी नेचर की बात करनी है तो नेचर के बाद साथ साथ हमें जो है वो मैग्नीट्यूड की बात भी करनी पड़ेगी, फिर डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। तो हम इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की बात भी करते हैं। थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे हम इसको ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप इसको शक्ल को देख लें ज़रा। और ये हमारी बुक में बाकायदा पिक्चर इसी तरह से बनी हुई है, दिस इज़ नॉट डन बाय एनी अदर। तो यहाँ पे जो भी है दिस इज़ ड्यू टू द चार्ज। अब कि चार्ज की वजह से कैसे है उसकी बात करते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होती है, दैट डिवाइस इज़ नोन एज वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, अब वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, इसको आपने नाम शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, बट आपने शायद कहीं ना कहीं इसको देखा होगा कि एक ऐसी डिवाइस है कि अगर आप अपने दोनों हाथ इस डिवाइस के ऊपर रखते हैं तो आपके जो हेयर हैं दे जस्ट रिपेल ईच अदर, और वो एकदम से इस सिचुएशन में आ जाते हैं जो सिचुएशन हमें इस डायग्राम में नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है इसके भी एक्सप्लेन कर लेते हैं।
देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे हम अंडरलाइन भी कर देंगे। आपके पास ये जितने भी हेयर हैं, मगर मैं दोनों हाथ उसी ग्राफ के ऊपर रख रहा हूँ, विंड ग्राफ जनरेटर के ऊपर रख रहा हूँ, तो जो चार्ज उसके ऊपर लेट्स से पॉजिटिव है, तो मेरे दोनों हाथों के थ्रू, बाजुओं के थ्रू जो भी जितने भी हेयर ऑन माई बॉडी हैं, उन सब तक जो चार्ज पहुँच रहा होगा, दैट विल बी पॉजिटिव एज वेल। अगर वो नेगेटिव चार्ज की है, तो जितना भी मेरे बॉडी में चार्ज घूम रहा होगा, वो सारे का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि देखें, मेरे पास जो हैंड्स की बात अगर कर लें, आर्म की बात कर लें, लेग्स की बात कर लें, तो दे आर हैवी एटम्स। ठीक है, ये चार्ज इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये इनको रिपेल कर सके या इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सके, इसलिए यहाँ पे हमें कोई इफेक्ट नज़र नहीं आता। बट आपके जो हेयर हैं, दे आर वेरी लाइट वंस। ठीक है, उनके ऊपर जब चार्ज जाएगा तो यहाँ पे लेट्स से मैं इसको अगर काउंट कर लेता हूँ, ये लेट्स से दिस इज़ काउंटेड एज 1, ठीक है, और दिस इज़ काउंटेड एज 2। तो अगर ये 1 और 2 काउंट करते हैं और 3 काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेट्स से द मशीन इज पॉजिटिव चार्ज। सो इन तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्योंकि सेम चार्ज है, तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये क्योंकि लाइट पार्टिकल्स हैं, तो लाइट पार्टिकल मीन्स या लाइट थिंग्स हैं, जो भी आप कह सकते हो, लाइट होने की वजह से दे रिपेल ईच अदर, और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी ज़्यादा होती है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो यहाँ पे डायग्राम आपको नज़र आ रही है, यही हालात आपके बालों की होगी, चाहे वो फिर आपके बाजू के बाल हैं या वो आपके सर के बाल हैं, वो सारे के सारे आपको इसी तरह से नज़र आएंगे। ठीक है, अब इसको ज़रा हम यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं, थोड़ा अंडरलाइन भी कर लेते हैं। यही चीज़ जो अभी मैंने बताई है, वही चीज़ यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। किस तरह से लिखी हुई है, ईजी है। द हेयर स्टैंड्स because all hair gain the same electric charge and they repel each other। ठीक है, जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसा जो डायग्राम में जैसे आपको नज़र आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी नज़र आएगा। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, ये इतनी ज़्यादा होती है कि दिस एक्सीड्स द वेट ऑफ ईच हेयर स्ट्रैंड। हेयर स्ट्रैंड मीन्स जो भी एक हेयर आपके पास है, उसके वेट से ये कहीं ज़्यादा है। अगर ये वेट उससे ज़्यादा ना हो, तो कभी भी आपके हेयर जो है वो इस तरह से रिपेल होते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, और से साथ उसने ये भी बता दिया कि जो आर्म्स हैं, अगर हम आर्म्स की बात करें, तो दे डू नॉट लिफ्ट अवे फ्रॉम योर बॉडी की। हालांकि आपके बॉडी पे भी वही चार्ज, आपके आर्म्स पे भी वही चार्ज आ रहा है, तो उनको भी लिफ्ट अवे होना चाहिए। बट वो क्यों लिफ्ट अवे नहीं हो रहे, बिकॉज दे आर, यहाँ पे लास्ट पे लिखा भी हो आपके पास हुआ, बिकॉज दे आर टू हैवी फॉर दिस चार्ज टू मूव देम अवे। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। जी, तो अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ क्या है, बड़ा आसान लॉ है, नाम लेके घबरा नहीं जाना कि बहुत मुश्किल होने वाला है। ये लॉ आधे से ज़्यादा आपको ऑलरेडी आता है। कैसे आता है उसकी बात कर लेते हैं। आप लोग ग्रेविटेशनल लॉ फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए चैप्टर नंबर 5 में। तो जो चीज़ आपका ग्रेविटेशनल लॉ दो मैस बॉडीज़ के बारे में कहता है, कुछ वैसा ही कूलम्स लॉ जो है वो यहाँ पे चार्जेस के बारे में कहता है। कुछ इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें छोटी छोटी चेंज करनी है, और वही ग्रेविटेशनल लॉ आपका कूलम्स लॉ में चेंज हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, ये ऑलरेडी आपको आता है। तो इसकी तरफ चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, और बाद में फिर इसको रिलेट भी करेंगे कि कैसे ग्रेविटेशन लॉ के साथ जो है ये रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले जो स्टडी थी वो कूलम्स एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने हमारे पास की, और इसने क्या कहा था कि जो भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मींस कितना फोर्स है, कितना चार्ज है, कितनी फोर्स लगा रहा है दूसरे चार्जेस के बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो है वो सबसे पहले जो है वो कूलम ने बताई हमें। और कूलम ने क्या बताया था कि वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम डिस्कस भी कर लेते हैं। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो यही बता रहे थे कि जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस, जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, उन दोनों को हम टॉर्जन बैलेंस के ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो उसने अपने एक्सप्रेशन में, और उसने अपनी जो फार्मूलाज थे उसमें हम सब कुछ हमें जो है वो बताया है। उसको हम डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के साथ साथ हम ये जो इतना सारा लिखा हुआ है उसकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन इसको बाद में देखते हैं। पहले हम ज़रा डायग्राम की तरफ चलते हैं। लेट्स से एक हमारे पास Q1 चार्ज है, और एक हमारे पास Q2 चार्ज है। इन चार्जेस के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है, लेट्स से इसको मैं 1 और 2 का नेम दे देता हूँ।
अब इन दो चार्जेस का ये जो हमने 1 और 2 इनको कहा है, तो इन चार्जेस की एक दूसरे के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को जो है वो हमने देखना है। कितनी फ़ोर्स लगाएंगे, वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस कूलम्स ने बताया था और उसी को देखते हैं। लेट्स से इसको हमने Q1 कह दिया, इसको हमने Q2 कह दिया, और Q1 और Q2 अगर हमारे पास गिवन है तो इस Q1 और Q2 के साथ हम देखते हैं कि ये फ़ोर्स किस तरह से लगाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके पास Q1 चार्ज है, ये Q2 पे फोर्स जो लगा रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो जो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगी दैट विल बी द फोर्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। इसी तरह से जो Q2 है वो अगर इस Q1 के ऊपर चार्ज लगाएगा तो वो फोर्स भी अवे फ्रॉम द अदर चार्ज होगी। तो डायरेक्शन यहाँ पर रिपल्शन की आएगी, दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उन्हीं को हम जो है वो नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस फोर्स इज़ नोन एज F12, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं F21। F12 और F21 याद रखना बहुत आसान है। किस तरह से याद रखना है आपने, बड़ी सिंपल सा फार्मूला है, आपने याद रखना है कि F2 पे ऊपर ये हमारे पास Q2 है, Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, Q1 लग रहा है, ठीक है। तो जिसकी जो फोर्स लगा रहा है उसका नंबर पहले आएगा और जिस पे फोर्स लग रही है वो नंबर आपके पास बाद में आएगा। तो F12 मीन्स फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट चार्ज ऑन द सेकेंड चार्ज, ठीक है। इसी तरह से F21 क्या होगा, द फोर्स ऑफ सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो एक सिंपल सा फार्मूला आपने याद रखना है कि जो चार्ज लगा रहा है उसका नंबर जो है वो पहले आएगा और जिस पे चार्ज लग रहा है उसका नंबर बाद में आएगा, ठीक है। तो इनको हमने जो है वो दो नेम दे दिए, F12 और F21 दे दिया। इसी तरह से अगर हम दो अपोजिट चार्जेस ले आते हैं डायग्राम बी में, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास जो है दिस इज़ नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी इस ऊपर वाली डायग्राम के। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेज होंगी, द फोर्सेज विल बी सेम एज F21 और F12। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, F21 और F12 की जो डायरेक्शन है वो चाहे रिपल्शन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगी। ये आपने यहाँ पे देखो F21 और F12 एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी F12 की डायरेक्शन F21 की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो F12 F21 की आपने डायरेक्शन पता चल गई कि 12 आप किसको कह रहे हैं, 21 किसको कह रहे हैं, ठीक है। R12 के बारे में भी हम बात करते हैं। R क्या है, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, दो पॉजिटिव के दरमियान में या दो नेगेटिव के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज R। और जिस तरह से ये 1 2 है, फोर्स ऑफ 1 2 है, तो दिस R यूनिट वेक्टर, और आपको पता है फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, तो दिस यूनिट वेक्टर R12 इज बेसिकली शोइंग अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 2। अब ज़रा इसकी जो है हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने ये डायग्राम जो डिस्कस की है इसकी हमने कोई ना कोई स्टेटमेंट बनानी है, लॉ को देखना है, अंडरस्टैंड करना है। तो देखते हैं कूलम लॉ ने क्या स्टेट किया है। कूलम लॉ स्टेट्स दैट जो भी मैग्नीट्यूड है, पहले हम इसको चले रीड कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अब इसको अंडरलाइन तो हमने कर लिया। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्या क्या रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के इन दोनों के दरमियान में फोर्स कितनी होगी, किन दो के दरमियान, हम इन दो के दरमियान की बात कर रहे हैं या इन दो के दरमियान की बात कर रहे हैं। तो किसी भी दो चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स है वो हमेशा इसी बात से अंदाज़ा लगाई जा सकती है कि जो भी दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है कि इसका इस चार्ज का हमारे पास कितना मैग्नीट्यूड है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जितना है, दो इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज हमारे पास गिवन है। तो जो भी हमारे पास चार्जेस गिवन हैं, द फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं दैट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, चार्ज ऑफ 1 एंड 2। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी के साथ साथ द सेम वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और यही जो फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। जैसे देखो आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ की बात की थी, ग्रेविटेशनल लॉ में क्या था, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 था यहाँ पे, और यहाँ पे 1/r² था। दोनों लॉ को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो अगर कहीं पर आ जाए तो आप इसको भी MCQ के हवाले से भी याद रखें।
अच्छा, तो मज़ीद आगे चलते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास मैसेज थे, यहाँ पे हमारे पास चार्ज थे। तो देखो वही लॉ है, सिर्फ़ क्या चेंज हुआ कि वहाँ मैसेज थे, यहाँ पे चार्ज है। बाकी दोनों इक्वेशंस एज़ इट इज़ हैं। वो m1 m2 था, यहाँ पे q1 q2 है, वो भी 1/r² था, ये भी 1/r²। ठीक है? तो इतना सा कूलम लॉ है कि द फोर्स बिटवीन टू ऑफ any charged particles is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, ये दो इक्वेशंस हैं, इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो दिस इज सेम एज ग्रेविटेशनल लॉ अगेन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r²। ठीक है, अब आपको पता है कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब भी हम हटाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो इसी कांस्टेंट की बात करते हैं। दिस कांस्टेंट के इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जो ये चार्जेस हैं, जो भी फोर्स है वो इन Q1 Q2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है और जो इनके चार्जेस हैं उनकी वैल्यू कितनी है। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। कौन से यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मीडियम दिया हुआ है बिटवीन द चार्जेस के, कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन से फोर्स गिवन है, मतलब ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं, सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, इन चार्जेस की वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको भी डिस्कस भी करना है। दिस के इज़ नोन एज कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम कहते हैं क्या हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2/r², यही वो इक्वेशन है विच इज़ एक्चुअली नोन एज कूलम्स लॉ। ठीक है, ये कूलम्स लॉ है। कर लेते हैं। लेट्स से कि जो चार्जेस Q1 और Q2 हमारे पास हैं, दे आर एज्यूम टू बी पॉइंट और लोकलाइज चार्जेस। पॉइंट और लोकलाइज का मतलब क्या है? पॉइंट और लोकलाइज का मतलब ये है कि ये जो चार्जेस हैं ये बहुत स्मॉल चार्जेस हैं, ये कोई बहुत बड़ा बड़ा चार्ज नहीं है। काइंड ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है? एक पॉइंट आप कभी भी डॉट लगाते हो या पॉइंट लगाते हो तो वो पॉइंट कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, जस्ट लाइक आप इसी एक डॉट की एग्जांपल अगर कंसिडर कर लेते हैं, तो इतने डॉट के जितना हमारे पास, लेट्स से इतने स्मॉल हमारे पास चार्जेस हैं, और लोकलाइज मींस कि वो कुछ एक जगह पे हमने फिक्स किए हुए हैं। और सेम चीज़ कि हम जो साइज़ ऑफ द बॉडीज़ है या साइज़ ऑफ द चार्जेस कह सकते हो, कैरिंग द चार्जेस, या वही डायरेक्ट आप साइज़ ऑफ द चार्जेस कह लो, दैट मस्ट बी एज स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो उन दोनों के जो डिस्टेंस, उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस से वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा बता देता हूँ कि जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको हम पॉइंट चार्जेस कह रहे हैं। और ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि जो साइज़ ऑफ द बॉडीज़ है, जो जिनके ऊपर चार्ज है, वो स्मॉल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, ताकि हमारे पास उसके ऊपर फोर्स लगती हुई हम उसको देख सकें। अगर डिस्टेंस कम कर देंगे तो वो फोर्स, अगर अट्रैक्शन रिपल्शन इतनी अचानक से होगी कि हम उसको कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, हम उसको प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब डायरेक्शन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन, द फोर्स वी यूज़, यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं। R12 यूनिट वेक्टर आपने ऊपर यूज़ किया था, तो उसी यूनिट वेक्टर को हम दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं, उसको हम साथ में लिख देते हैं। और ये R12 की डायरेक्शन क्या है? दिस ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम द चार्ज टू Q1 टूवर्ड्स द चार्ज Q2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही डायरेक्शन शो करें, हम दो डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं। लाइंस के ऊपर नहीं जाना आपने, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस लग रही हैं, हाईलाइटर के ऊपर नहीं जाना आपने, बात के ऊपर फोकस करें। यहाँ थोड़ी सी चेंज है बच्चों के लिए, बट एक्चुअली आई हैव मेड इट ईजी फॉर द स्टूडेंट्स। सो लेट्स से बुक पर थोड़ा मुश्किल लगा लिखा हुआ बेटा, तो इसलिए अब आपके लिए आसान कर रहा हूँ। ये मुझे दोबारा से लिखना पड़ा। अब इसके ऊपर ज़रा लेक्चर के साथ चलिएगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट तो नहीं कर रहा, बट साथ मेंशन ज़रूर कर रहा हूँ कि एज वी मैंशनड अर्लियर, द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज इज़ F12, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R12। ठीक है, आपकी बुक पे लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस है, जिसकी तरफ हमने मूव नहीं करना। सो हम इसको सेम, अगर F12 है तो यूनिट डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, या ये कह लो कि यूनिट वेक्टर जो है वो भी R12 होगा। सिमिलरली द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज विल बी F21, और इसी के लिए जो डायरेक्शन है दैट विल आल्सो बी R21। ठीक है, तो डायरेक्शन और फोर्स की जो वैल्यूज़ हैं, अगर यहाँ पे F12 है तो R12 होगा, इसी तरह से अगर F21 है तो R21 होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर दो फोर्सेस को हम शो करते हैं तो हम लिख सकते हैं F12 विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R², जो कि कूलम्स का फार्मूला है। और यहाँ पे R12 इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 12।
ठीक है। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, अगर F21 गिवन है दैट विल बी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और R21। ठीक है, तो ये दो कूलम्स फोर्सेस हमारे पास आ गई, दो फोर्सेस के जो दो चार्जेस की जो फोर्स है वो हमारे पास आ गई। और जैसे कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, वो अपोजिट होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि F12 दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साथ में आ गया। सिमिलरली R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। और ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं, द नेगेटिव साइन शोज हेयर दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, और यही चीज़ अब आपकी बुक पे भी मेंशन है कि हमारे पास जो है ये दो चीज़ें अपोजिट हैं, इसलिए हम जो है वह वापस बुक की तरफ चलते हैं बेटा। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं वैसे यहाँ पे मेंशनड है कि आपके पास जो R12 है और जो R21 है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो सेंटर में माइनस आएगा। और हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन थी, पर बुक की इक्वेशंस के मुताबिक 11.3 और 11.3b को अगर हम कंबाइन करते हैं तो F21 इज़ इक्वल टू माइनस F12। ये चीज़ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी को आगे लेकर चलते हैं कि जो फोर्स F12 है या F21 है, ये एग्जर्टेड, दिस इज़ फोर्स एग्जर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2, एंड इसी तरह से F12 जो है दैट इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द चार्ज Q2 ऑन Q1। ठीक है, ये दो फोर्सेस हमारे पास हैं। और जो इक्वेशन है 11.4 वो में ये शो कर रही है कि दीज टू फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड। जो जितने फोर्स एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे लगा रहा है उतनी फोर्स दूसरा चार्ज भी उस चार्ज पे लगा रहा होगा। और इसी वजह से हम क्या कहते हैं, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम में देख लिया। अब कांस्टेंट के की तरफ चलते हैं। बड़ा सिंपल सा कांस्टेंट के है, इसको हम जो है बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी मींस द परमिशन। ठीक है, परमिशन कहाँ से लेनी है, अब दो चार्जेस के दरमियान में जो एम्प्टी स्पेस है, जो फ्री स्पेस है, या अगर उसकी जगह पे हम कोई चीज़ भी रख देते हैं तो उस मीडियम से, उस मटेरियल से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या वो वाकई एक चार्ज को दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाना अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो के है इसको इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। परमिटिविटी बेसिकली एप्सिलॉन नॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी परमिटिविटी के साथ इसको अगर हम जो है फार्मूला में बनाएं तो दिस के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 4 एज इट इज़ कांस्टेंट, पाई एज इट इज़ कांस्टेंट, बट ये जो एप्सिलॉन नॉट है जैसा कि आगे हमने बताया कि इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, परमिशन। तो दिस एप्सिलॉन नॉट इज़ बेसिकली द परमिशन और द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू बी कैलकुलेट करके की जा चुकी है, और जो वैल्यू है दैट एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो यूनिट है दैट इज़ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अपने यूनिट MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वो यूनिट या वो के की यूनिट हो, दोनों यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम वैल्यू को दोबारा से देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यही वैल्यू उठा के हम इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट करते हैं तो आपके पास के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये वैल्यूज़ तब हैं जब आपके पास किसी किस्म का कोई मीडियम दो चार्जेस के दरमियान में मौजूद नहीं है, जस्ट सिंपल एयर हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यही कूलम्स लॉ हमने मटेरियल मीडिया के तौर पे देखना है। मटेरियल मीडिया क्या है, मटेरियल मीडिया मींस कि हम इस एप्सिलॉन नॉट की जगह इस एयर या वैक्यूम की जगह पे, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो भी हमारे पास इक्वेशन 11.2 जो हम ऊपर इक्वेशन बता चुके हैं दैट इज़ बिटवीन टू चार्जेस, और वो टू चार्जेस कब है, व्हेन देयर इज़ एयर और वैक्यूम बिटवीन देम। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट जो है अगर हम किसी भी इंसुलेटर को उठा के उसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं, दो चार्जेस के दरमियान में अगर हम कोई इंसुलेटर रख देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में अब हमने इंसुलेटर रखा है उससे जो फोर्स है या अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो वो दोनों में कमी हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो मटेरियल हमने रखा है उसकी जो परमिटिविटी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। किसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, ऑब्वियसली मीडियम रखा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो चेंज होगी। पहले हमारे पास जो है वो सिंपल एक एयर था या वैक्यूम था, तो वैक्यूम तो कितना कोई ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता, कोई एक एम्प्टी स्पेस है तो वो इतनी ज़्यादा फोर्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। बट अगर कोई भी मीडियम रखें, आप वुड रख सकते हैं, प्लास्टिक रख सकते हैं, आयरन रख सकते हैं, तो उससे जो दोनों के दरमियान की फ़ोर्स है उस पर अच्छा खासा एक इफ़ेक्ट आएगा, वो रिड्यूस हो जाएगी। और कितनी रिड्यूस होगी उसकी तरफ चलते हैं, और वही आपके पास जो मीडियम है दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
दिस एप्सिलॉन इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, वो जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, इसी तरह से ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। और यहाँ पे ये सिंपल ई जो है, ये सिंपल एप्सिलॉन नॉट जो हमें नज़र आ रहा है, ये एज इट इज़ नहीं कि हमने मीडियम को वहाँ से मीडियम को हमने वहाँ पे रखा है तो हम फ्री स्पेस को भूल जाएंगे। जब आप किसी भी फ्री स्पेस की जगह पे मीडियम रखेंगे तो स्पेस आप टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए इस एप्सिलॉन के अंदर मीडियम की परमिटिविटी भी है और अब उस फ्री स्पेस की परमिटिविटी भी है। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि जो परमिटिविटी ऑफ द एनी मटेरियल मीडियम है, कंपेयर्ड अगर करें हम उसको किसी भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, तो जो आपके पास टोटल वैल्यू है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर कह सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू द एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू द टोटल परमिशन इन द मीडियम डिवाइडेड बाय द टोटल परमिशन ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, और यहाँ से जो इक्वेशन है अगर हम बनाना चाहें, तो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो दिस एप्सिलॉन इज़ बेसिकली इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज़ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर क्या है, दैट इज़ फॉर द मीडियम। तो इन दो को उठा के जब आप रिलेटिव की बात करते हैं तो इन दो में जो चेंज है, अगर रिलेटिव को और फ्री स्पेस को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल परमिशन बाय द या टोटल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, और ये जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है, दिस इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो इनकी अगर कोई यूनिट्स हैं जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं तो दोनों यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी एंड यू विल गेट नो यूनिट। सो दिस इज़ एप्सिलॉन आर इज़ टोटली डायमेंशनलेस, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी फॉर द वेरियस डायलेक्ट्रिक। दैट मीन्स कि उनकी जो वैल्यू है, जब वैक्यूम की हम बात करते हैं तो वैक्यूम में हम इसको 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे टेबल में नज़र भी आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर द वैक्यूम इज़ 1। ठीक हो गया। इससे अलावा जितने भी मीडियम हैं वो सारे के सारे मीडियम हैं वो इस 1 से वैल्यू ज़्यादा है। आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं, ग्लास की वैल्यू आप देख सकते हैं, माइका थिन विंडो की वैल्यू देख सकते हैं, एयर की वैल्यू बी इज़ अ ग्रेटर अ लिटल बिट मोर देन वैक्यूम, क्योंकि एयर में भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि गैसेस कह लो या कुछ पार्टिकल डस्ट पार्टिकल कह लो, तो उसकी वजह से वैक्यूम से ज़्यादा वैल्यू होती है। बेंजीन हो गया, जर्मेनियम, वाटर, इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपने याद रखने हैं उसमें वैक्यूम है, उसमें एयर है, उसमें आपके पास वाटर है, उसमें आपके पास जो है अमोनिया है, रबर है, और आपके पास ग्लास की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये किसी भी एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी को थोड़ा सा फार्मूला की फॉर्म में कंपेयर करते हैं। हम के की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे जितनी चीज़ें पढ़ के आए हैं, यहाँ पे आपने देखा कि दिस इज़ इक्वल टू के, अगर मैं फार्मूले पे जाऊँ तो दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर अब हम इस सिस्टम ये 1 2 और 2 1 को डिस्कस नहीं कर रहे, वो मैंने आपको अलहदा से समझा दिया। सो यहाँ पर अब टोटल की बात करते हैं, मीडियम की बात करते हैं, तो ज़रा उसकी तरफ उसी फार्मूला पे इक्वेशन पे वापस आते हैं। टोटल द फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स कि जहाँ पे आपके पास कुछ वैक्यूम भी मौजूद है, एयर भी मौजूद है, और जहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ मटेरियल भी मौजूद है, तो दैट इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो आर है यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन शो कर रहा है ऑफ द फोर्स इन दैट रिलेटिव मीडियम। और अगर इस 11.7 इक्वेशन को मैं इससे पहले वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, तो जो वैक्यूम की फ़ोर्स थी, अब अगर आप देखो तो वैक्यूम की फ़ोर्स थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा है, तो इस एप्सिलॉन आर पे अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो आपके पास जो टोटल मीडियम की वैल्यू है दैट इज़ एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, राइट। तो ये जो 1/4 पाई से ये पूरे के पूरी वैल्यू की जगह पे मैंने एफ वैक्यूम पुट कर दिया, और जो मीडियम की वैल्यू है दैट इज़ एफ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। तो ये आपके पास कूलम्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ द चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके पास जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जो आपने तैयारी करनी है वो लॉन्ग के रिस्पेक्ट से करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो आप क्वेश्चंस की फॉर्म में बता सकते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो में, अपने आने वाले लेक्चर में उसको पहले क्लियर करें। इसी उम्मीद के साथ जो है हम अपने लेक्चर के अख्ताम की तरफ लेके चलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।